हाँ जी, जय माता दी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। अब आपको कंपनी लॉ के पेपर के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको फंसाएगा, ट्रैप करेगा इन द विल एग्जामिनेशन हॉल, एंड देन विल गो इनटू द राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट ऑल्सो। आज मैं आपको थोड़ा सा वो ड्राफ्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, अगर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना आ गया तो 4 रेजोल्यूशन दिखाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा आपको, और वेल आप कहोगे तो मैं एक लिख भी दूंगा आपके साथ साथ, आप मेरे साथ साथ लिख लेना, तो लाइफ विल बी लिटिल मोर कंफर्टेबल। सर, रेजोल्यूशन अगर ड्राफ्ट करना पूछ लिया आईसीएसआई ने तो बहुत लड्डू लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपकी लीगल नॉलेज और लीगल कॉन्सेप्ट सही परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ड्राफ्ट करना, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना तो बहुत ही आसान होता है। कुछ थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी कि कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है एग्जाम में। लेकिन मैं ड्राफ्टिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीएसआई आपको कहाँ कहाँ फंसा सकता है, वो सुन लो आप जरा। आईसीएसआई आपको कहाँ गूगली देगा, कहाँ यॉर्कर देगा, और कहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मैं कहूंगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में। कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में जहां पर अब आईसीएसआई क्या करेगा कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के अंदर, मैं कंपनी लॉ के पेपर की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी लॉ पेपर। इसमें कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको दो सेक्शंस एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे और आपको दो सेक्शंस के ऊपर दोनों का लीगल प्रोविजन थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय गिविंग द स्पेशल नोटिस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको स्पेशल नोटिस का जो प्रोविजन है वो भी याद होना चाहिए। स्पेशल नोटिस शैल बी गिवन बाय एनी मेंबर हु इज होल्डिंग मिनिमम 1% voting right in the company or holding minimum rupees 5 lakh paid up capital in the company, and he gives special notice 14 days before the general meeting, and then company forwards a special notice to all the members all over India, will 7 days before general meeting. So section 115 प्लस सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर, कोई मिस्टर एक्स है जो पर्टिकुलर डायरेक्टर को एमडी को रिमूव करना चाहता है, वो आपसे एडवाइस मांग रहा है कि लीगल प्रोसीजर बताओ, तो आपको उसमें 169 के बारे में भी बताना है और 115 के बारे में भी बताना है कि फिर साथ में अगर आपको रेलिवेंट लगे, मान लो किसी ऐसे डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है जो रिमूव करना ही अलाउड नहीं है, द नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एलआईसी, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एसबीआई, जिसको रिमूव करना अलाउड ही नहीं है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन हो तो ये भी बता देना, देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन डायरेक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। ऐसे ही कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या बनेगा, सेक्शन 115 और साथ में सेक्शन 140, और उसमें क्या बात होगी कि ऑडिटर रिटायर हो रहा है और हम उसको रीअपॉइंट नहीं होना देना चाहते, तो कंपनी के मेंबर्स आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कोई कोई तरीका है कि हम ऑडिटर को रीअपॉइंट होने से रोक लें। तो सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 अलॉन्ग विद सेक्शन 115 दोनों का लीगल प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। पहले दोनों का लीगल प्रोविजन लिखो, उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी है उसका कंक्लूजन लिखो। तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। एक तीसरा जो बहुत बार रिपीट हुआ है प्रैक्टिकली एग्जाम में, एक ऑडिटर है जो रिजाइन कर रहा है, ही इज रिजाइनिंग, और उसकी जगह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी फिल करना चाहते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं टू फिल द कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द पास्ट ऑडिटर। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक सेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको दो सेक्शंस रेफर करने पड़ेंगे और दोनों सेक्शंस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखना पड़ेगा। और आंसर की शुरुआत आप कैसे करोगे, इसमें आंसर का फॉर्मेट कैसे रहेगा, जब मैं कहूँगा जैसे आंसर नंबर 1 आपको यहाँ लिखना है, तो आंसर नंबर 1 और आप उसमें टाइटल क्या दोगे, पहले तो आप टाइटल बनाओगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय गिविंग स्पेशल नोटिस, बाय स्पेशल नोटिस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मालूम है जैसे ही आपने ये लिखा, वो बेचारा जो पेपर चेकर है उसको समझ में आ गया, इस बच्चे को तो पता है। आप नीचे तो एक्सप्लेन बाद में करोगे, आपने टाइटल में ही इलेबोरेट क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय स्पेशल नोटिस एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओ भाई, ऐसा असर पड़ेगा ना उसके दिमाग पे, वो कहेगा यार ये बच्चा ना पढ़कर आया है, इसको तो नीचे तो लीगल प्रोविजन में इसने पूरा खोल दिया होगा जो टाइटल में इतना कुछ बता रहा है। उसके बाद आप ऑब्वियसली वो जो आप मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड आपको दिया गया कि वो स्पेशल नोटिस देना चाहता है, उसमें तो आप बाद में जाओगे। फिर आप क्या बनाओ बताओगे, लीगल प्रोविजन, एक अगली एक लाइन का गैप दोगे और एक लाइन के गैप के बाद क्या लिखोगे, लीगल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 एंड 169।
एक लाइन का गैप देकर, और उसके बाद एक लाइन का गैप देकर नीचे लिखोगे सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट। अब पूरा नहीं लिखना आपको 115 के बारे में हर चीजें, जो सारी चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ जो आपके आंसर के लिए रेलिवेंट है उतना ही लिखना। और उसके बाद जब ये पैरा खत्म हो जाएगा आपका, दैट 115 प्रोवाइड्स दैट, जब ये कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक लाइन का गैप दे दो, दैट एज पर, उसके बाद नेक्स्ट पैरा, एज पर सेक्शन 169, एज पर सेक्शन 169। उसके बाद 169 जो बोलता है वो बता दो कि 169 कहता है कि डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, well, and bypassing the ordinary resolution the process has to be followed। उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में दो तीन चीजें बता दो कि when the company receives special notice for the removal of director, the copy of the special notice shall be given to the concerned director, then the concerned director can give the written representation to the company to be circulated to all the members all over India। उसमें वो झगड़ा मत बताना कि अगर लड़ाई हो गई तो एनसीएलटी में जाएंगे, वो सब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये एनसीएलटी फिर डिसाइड करेगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करना है या नहीं करना है। बस इतना सा बता दो कि डायरेक्टर विल गिव द रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर बीइंग सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया, एंड इन द जनरल मीटिंग द कंपनी शैल गिव reasonable opportunity of being heard to the concerned director before passing, before voting on ordinary resolution। और उसके बाद एंड इफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड द डायरेक्टर स्टैंड्स रिमूव्ड। और उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद मतलब 169 भी हम पूरा थोड़ा ना लिख रहे हैं। 169 प्रिंटेड बेरेक्ट में यार 1.5 पेज का है, 1.5 पेज का, हमें तो 5-6 लाइनों में खत्म करना है। 5-6 लाइनें सेक्शन 115 के बारे में, 5-6 लाइनें सेक्शन 169 के बारे में, और उसके बाद कंक्लूजन। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस Mr. Z, who holds 15% voting rights in the company, who holds 15% voting rights, can give special notice। और कंक्लूड करो आंसर को। फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि आपको कैसे जाना है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में। फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए ना, कंक्लूजन के अंदर ही हम फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे। आप ये नहीं कि फैक्ट्स अलग से लिख रहे हो, कंक्लूजन अलग से लिख रहे हो। इन द गिवन केस मिस्टर जेड हु इज होल्डिंग 15%, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फैक्ट्स और कंक्लूजन को कॉम्बिनेशन बनाकर सिंगल पैरा बनाओ, आप अलग अलग मत दो। बाकी आपके ऊपर है, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। आपका मन कर रहा है कि फैक्ट्स दें, अलग से लिखें, कंक्लूजन अलग से लिखें, वो आपकी मर्जी है, दैट इज एंटायरली अप टू यू। मैं तो मतलब यार, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो फैक्ट्स और कंक्लूजन को एक कॉम्बिनेशन में लिखता था कि इन द गिवन केस, ये केस के फैक्ट्स भी हैं और इसमें कंक्लूजन ये है, तो हमने इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया। आपको अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। तो फैक्ट्स, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। हाँ जी अंकित, गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसी में ही फैक्ट्स आ गए, इसी में कंक्लूजन में ही फैक्ट्स आ गए। तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, अगर आप इसको टाइटल देना चाहते हैं फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, दिस इज योर फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो टाइटल बहुत बढ़िया बनाओ पेपर। और एक बहुत बड़ी गलती सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइटल लिखते ही नहीं है। बढ़िया तो छोड़ो, टाइटल लिखते ही नहीं है, सीधा उठाया लीगल प्रोविजन। अरे भाई पेपर चेकर के लिए ना वो इतना पेनफुल है ना, पेपर चेकर के लिए वो कहता है यार पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो नीचे। तो एक टाइटल तो बना दो। और ये फॉर्मेट आपको सीएस क्वालिफाई होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद भी फॉलो करना है, सेम फॉर्मेट। जब जब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ईमेल के ऊपर, और आप उसका ईमेल का रिप्लाई करोगे तो इसी फॉर्मेट में करोगे। यही आईसीएसआई आपको आदत अभी से डाल रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, यस और नो लिखकर यहाँ पर, क्या सर मैं पूरा का पूरा आपको आंसर लिखकर दिखाऊं फटाफट अभी? शुड आई राइट द फुल आंसर फॉर यू? क्या उसकी जरूरत है? इफ यू वांट आई विल डू दैट। तो सब लोग बता दो फटाफट, यस और नो। क्या एक बार पूरा पूरा फुल आंसर लिखकर बताऊं? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, हाँ। तो बीच में कुछ लोग नो 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 बोल रहे हैं, कुछ लोग यस यस बोल रहे हैं। सर हम लिख लेंगे, आपने गाइड कर दिया है, इतना काफी है।
देखो मैंने भी लिखना तो लीगल प्रोविजन ही है यार बैठकर अभी। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं यस, तो अगर आप लिखवाना चाहते हो मैं लिखूंगा, मैं पक्का लिखूंगा, लेकिन वो अभी थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उससे पहले काम की बातें और बता लूं। राइटिंग वाला काम भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब सुनो जरा दूसरा, गूगली क्वेश्चंस कहाँ आएंगे आपके पास? गूगली क्वेश्चंस एग्जाम में आईसीएसआई बेवकूफ बनाएगा आपको, और आप बेवकूफ बनोगे अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो। और क्लीन बोल्ड, हाँ गुगली बॉल पड़ेगी, बैट कहीं और होगा और गई विकेट आपकी। वो कहाँ आएंगे? क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। अब क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर किस तरीके से गूगली क्वेश्चन आ जाएंगे? दो तीन बातें हो सकती हैं इसमें जब हम बोलते हैं गूगली क्वेश्चंस इन क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। अब आपने बहुत सारे क्राइटेरिया याद किए होंगे, सर याद ही तो नहीं रहते। अब ये बहाना तो चलेगा नहीं इस वक्त, तो ये आप बोल ही नहीं सकते याद नहीं रहते। सारा सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो गई, अब आप कहोगे सर अभी भी याद नहीं रहता, तो ये तो चलेगा नहीं भाई, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में अपॉइंट करना मैंडेटरी है, वो अलग क्राइटेरिया है। लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज हैविंग नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और वेल आई से पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़। ऑडिट कमेटी के लिए भी सेम क्राइटेरिया, एनआरसी कमेटी के लिए भी सेम क्राइटेरिया। ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियाज तो याद होने ही चाहिए। ऑडिटर वाला क्राइटेरिया जहां पर रोटेशन होती है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला क्राइटेरिया 139 सबसेक्शन 2। तो हर जगह अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। 139 सबसेक्शन 2 में रोटेशन कौन सी कंपनीज में करना मैंडेटरी होता है वो क्राइटेरिया याद करो। प्लस से ऑडिटर की बात हो रही है तो सेक्शन 141 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, वेल कि रिलेटिव जो है वो मतलब एक व्यक्ति ऑडिटर बनना चाहता है कंपनी में, उसका रिलेटिव सेम कंपनी में 1 लाख रुपए तक के वेल सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में नहीं, सब्सी कंपनी में नहीं। तो वो क्राइटेरियाज, कितना लोन ले सकते हैं, कितनी गारंटी दे सकते हैं, तो वो क्राइटेरियाज तो याद करने पड़ेंगे यार, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ना, 141 वाले क्राइटेरियाज भी आते हैं। सो वेलाल से तो कुल मिलाकर खैर कहानी ये है कि क्राइटेरिया बेस्ड पे 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स आईसीएसआई आपको फंसाएगा। आप कहाँ फंसाएगा? एक तो ये होगा कि ऐसा क्वेश्चन में होगा, इन द क्वेश्चन द criteria will be given which has no connection with the actual legal criterias laid down by lawmaker. In question criteria in the question paper, in the question a criteria is given which has no connection at all with legal criterias in main provision। तो आप कैसे करोगे भाई? एक चीज ये है, ऐसा कोई क्राइटेरिया पकड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की बोरोइंग्स हैं 500 करोड़, आपकी कंपनी की बोरोइंग्स है 1000 करोड़, बताओ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है या नहीं है? कुछ नहीं बताया कि कंपनी लिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कुछ बताया नहीं है। बोरोइंग कंपनी है 500 करोड़, आपकी कंपनी की बोरोइंग है 500 करोड़, बताओ कि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है? ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, तो कैसे आंसर करोगे? दूसरा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं ये क्राइटेरिया, अब बताना मुझे कैसे का आंसर करोगे? हाँ जी। दूसरा है, सेकंड पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कहाँ उलझा देंगे। आपको जो क्राइटेरिया दिया जाएगा वो आपको कुछ मिलता जुलता लगेगा, वेल कि किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया से, लीगल प्रोविजन से लिंक तो है यार इसका, कुछ तो लिंक है। लीगल प्रोविजन में क्राइटेरिया था पेड अप कैपिटल,
आपको दे दिया नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ बता दिया आपको, या आपको वोटिंग परसेंटेज में बता दिया, आपको पेड अप कैपिटल की फॉर्म में नहीं बताया. सो इन क्वेश्चन पेपर, in the question paper, the criteria is given, which is having डायरेक्ट नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट कह लूंगा, इनडायरेक्ट लिंकेज with the criteria is given by the linkage, indirect linkage with criteria given by lawmaker or by MCA, Ministry of Corporate Affairs, in the सेक्शन और इन द रूल्स, चाहे वो सेक्शन में हो चाहे वो रूल्स में है. फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में एक था इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, आप इशू करोगे 2019 से पहले की बात है, अप टू मैक्सिमम 26% पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, इससे ज्यादा इशू नहीं करोगे. अब वो क्राइटेरिया नहीं है, अब है कि the equity shares with the differential voting rights will have maximum 74% voting rights in the overall voting rights of the company. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना. Can a company issue the equity shares with the differential voting rights which are equal to 90% paid up share capital of the company? अब इसके ऊपर तो लॉ मेकर ने कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है. Can the company issue equity shares with the differential voting rights which are 90% of total paid up share capital of the company? अब आपका इसमें क्या बताना है, if आंसर में अब आपका दो प्रिजम्पशन पे चलेगा और दो आंसर दोगे आप. देयर विल बी टू आंसर्स. if the equity shares with the 90 equity shares with the differential voting right which are 90% of the total paid up share capital of the company are less than or equal to 74% voting rights in the company, then it is allowed. And if the voting right on such equity shares with the differential voting rights is more than 74% of the voting right of the company, then it is not allowed. तो आपको फंसाया कहां पर, उन्होंने बोला कि जी 90% पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर इशू करना चाहते हैं. ओ भाई, वो क्राइटेरिया ही नहीं है, वो क्राइटेरिया है ही नहीं, क्राइटेरिया तो 74% वोटिंग राइट है. तो आपको आंसर दो पार्ट्स में देना पड़ेगा, प्रिज्यूम ए प्रिज्यूम बी, आंसर का पार्ट ए आंसर का पार्ट बी. और ऐसा बहुत होने वाला है आपके साथ, फंसना नहीं है. गेटिंग दैट? समझ में आई बात? हाँ जी, गॉट दिस. हाँ जी मंजीत, आपने सही बताया कि अगर वो जैसे वुमेन डायरेक्टर वाला क्वेश्चन था कि 500 करोड़ की जी बोरोइंग है और कुछ बताया नहीं, तो उस केस में भी यही होगा. पहले हम जो लीगल क्राइटेरिया है वही लिखेंगे, वुमेन डायरेक्टर के केस में क्वेश्चन जब आएगा जो लीगल क्राइटेरिया है वही लिखेंगे, और उसके बाद ये बोलेंगे कि आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है. द क्वेश्चन इज साइलेंट about the net worth, the question is silent about the turnover, and the question is silent whether the company is a listed company or unlisted company. So if this company, if the company in the given case, जो भी कंपनी का नाम होगा, राधे श्याम लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम होगा, if this company XYZ Limited falls in any one of the criteria laid down by the rules, then the company has to appoint the woman director, comma, otherwise there is no need to appoint the woman director. ऐसे ही लिखेंगे. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. तो ये एक चीज हो गई. दूसरा भी आपको समझ में आ गया कि भाई एक तो है कि क्वेश्चन पेपर में क्राइटेरिया ऐसा दिया है जिसका देयर इज नो कनेक्शन विद द लीगल क्राइटेरियाज इन द मेन प्रोविजन और इन द सेक्शन और इन द रूल्स. और दूसरा हो गया भाई लिंकेज है लेकिन कंफ्यूज करने वाला लिंकेज है, कंफ्यूज टू क्रिएट द कंफ्यूजन. तो क्वेश्चन पेपर में जो क्राइटेरिया आपको दिया है वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है विद द क्राइटेरियाज व्हिच आर गिवन बाय द लॉ मेकर, ताकि आप फंस जाओ और वो गुगली पड़ जाए और क्लीन बोल्ड हो जाओ, और वो जो पेपर चेकर आपका दिमाग अपने तरीके से चलाना चाहता है वो उसमें सक्सेसफुल हो गया.
अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो गया जी, वोटिंग राइट की जगह हमने पेड अप कैपिटल पे घुमा दिया इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, या किसी और चीज को किसी और तरीके से घुमा दिया, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो गया तो आपके 0 आउट ऑफ 5 और आप उसके तरीके से चल पड़े। आपको अपने जो क्राइटेरियाज आपने याद किए हैं उस पर स्टिक करना है, और आंसर में पहले आपको अपने वो क्राइटेरियाज लिखने हैं जो सेक्शन में है, जो रूल में है। बाद में आना है कि भाई पेपर सेटर क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, मतलब आप जो क्राइटेरिया दे रहे हो वो तो लॉ मेकर ने लिखा ही नहीं है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं। समझ में आ गई बात? गेटिंग दैट? सो दिस इज समथिंग वेल। तो इस केस में भी आंसर में आप वही प्रिजम्पशन पे चलोगे, तो आंसर में आप दो प्रिजम्पशंस लेकर चलोगी, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। दो प्रिजम्पशंस पे चलो। अब तीसरी चीज में जाने से पहले आपको बताऊंगा एक चीज जो मैंने आईसीएसआई की गड़बड़ देखी है पास्ट सजेस्टेड आंसर्स में, पास्ट गाइडलाइन आंसर्स में। आईसीएसआई ने दो प्रिजम्पशन लेने के बजाय एक ही प्रिजम्पशन ले लिया और उसी के बेस पे यस या उसी के बेस पे नो करके आंसर खत्म कर दिया। और मुझे बड़ा दुख होता है यार, मतलब अगर अगर वो उसके बेस पे बच्चों के पेपर चेक हो रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आपने प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन के बेस पे आंसर यस कर दिया, बच्चे ने दूसरी प्रिजम्पशन लेकर आंसर नो कर दिया, आपस में मैच नहीं हो रहा, उस बच्चे को आपने नंबर नहीं दिया, यू आर गिविंग ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 5 कि भाई ऊपर लीगल प्रोविजन लिखा है उसका 1 नंबर पकड़ा दो, नीचे कंक्लूजन मैच नहीं हो रहा। तो मैं कहूंगा हमेशा दो प्रिजम्पशन लेकर दो आंसर लिखना, हमेशा। ताकि जो पेपर चेक, अगर मान लो आईसीएसआई दो प्रिजम्पशन लेकर दो आंसर लिख रहा है अपने गाइडलाइन आंसर्स में, अपने सजेस्टेड आंसर में, तो आप मैच कर रहे हो। और अगर आईसीएसआई ने अपने गाइडलाइन आंसर में सिंगल प्रिजम्पशन के ऊपर सिंगल आंसर लिखा है, वेल यस लिखा है या नो लिखा है वट, तो कम से कम आप दो प्रिजम्पशंस लेकर जब दो आंसर लिख रहे हो तो आईसीएसआई के एक आंसर को तो आपने मैच कर लिया ना। अरे भाई आपका क्वेश्चन साइलेंट है, हम क्या करें? आपका क्वेश्चन सही क्राइटेरिया के बारे में साइलेंट है, तो हम दो प्रिजम्पशन क्यों ना लें, हमारा हक है, साडा हक एथे रख। समझ में आ गई बात? तो हम तो दो प्रिजम्पशंस ही लेंगे और हम उसके बेस पे दो आंसर ही लिखेंगे, चाहे आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर में एक आंसर आए। हम क्यों लें एक आंसर जब आपने, आपका मेन क्वेश्चन साइलेंट है? तो दो प्रिजम्पशंस लेंगे और उसके बेस पे दो आंसर लिखेंगे। लेकिन चार चार प्रिजम्पशन लेने मत बैठ जाना, पता चलेगा जी चार चार प्रिजम्पशन लेकर आप चार चार आंसर लिख रहे हो। तो बात समझ में आ गई आपको? और ऐसे ही मैं कहूंगा फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए भी, दोनों के लिए हो गया कि यहाँ पर भी आप दो प्रिजम्पशंस लेंगे और दो आंसर्स लिखेंगे, और यहाँ पर भी आप दो प्रिजम्पशंस लेंगे और दो आंसर लिखेंगे। अब सुनो अगला वाला, कहाँ परेशान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेक्शन 186, और कंपनी के अंदर दो क्राइटेरिया बता दिए उन्होंने, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज हायर। लिमिट के अंदर हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन, और हायर लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। एग्जाम में इंफॉर्मेशन या तो आपको दोनों क्राइटेरियाज के बारे में नहीं दी, और कह रहे हैं जी कंपनी ये लोन कर रही है, ये कंपनी फ्रेश लोन देना चाहती है टू द अदर बॉडी कॉर्पोरेट, बताओ जी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहले तो लीगल प्रोविजन ही लिखेंगे और फिर साथ में कंक्लूजन में तीन कंक्लूजन या दो कंक्लूजन बना देंगे। अगर हायर लिमिट के नीचे है तो ओनली यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, हायर लिमिट जंप हो रही है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 186। सेक्शन 186 का बेस बनाकर चल रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में दोनों में से एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन दी है और एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो और आपको ये बता दिया कि हम फ्रेश ट्रांजैक्शन इतनी करना चाहते हैं, फिर आपको आंसर में दो प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन 186 के साथ हो चुका है एग्जाम में कि दो में से एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन देते हैं, एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर कट बतानी पड़ेगी एग्जाम में, सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया, देयरफॉर वी आर टेकिंग टू प्रिजम्पशंस कि हम हायर लिमिट के अंदर हैं तो ये होगा यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर हम जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो हायर लिमिट के ऊपर है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों चाहिए। गेटिंग दिस? बार बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एग्जाम में इन क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, इन द क्वेश्चन पेपर ओनली 1 आउट ऑफ 2 relevant criterias
आर गिवन। और मैंने पिछले दिनों में जब रिवीजन सीरीज करवाई, मैंने 7 क्वेश्चंस करवाए थे इसी टाइप के 186 के, जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आई डिड 7 क्वेश्चंस इन माय सीरीज पिछले दिनों में। आई होप कि आपने वो किया होगा। मैंने बेस क्राइटेरिया भी पूरा करवाया था, और बेस क्राइटेरिया पूरा समझाने के बाद मैंने उसके बेस पे 7 एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे। तो अगर 7 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर कहना चाहिए, आई डिड दैट वेल इन द रिवीजन सीरीज। तो उसमें ऐसा होता है, कभी कभी दोनों क्राइटेरिया दे देते हैं, 100% वाला भी बताया, 60% वाला भी बताया, फुल इंफॉर्मेशन दे दी, और मतलब इजी हो जाता है, आसान हो जाता है आंसर लिखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर में गड़बड़ कर देते हैं, तो मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, दो में से एक क्राइटेरिया दिया और एक नहीं दिया। ओनली वन आउट ऑफ 2 रेलिवेंट क्राइटेरियाज आर गिवन, एंड क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया। तो फिर से आपको क्या करना है, प्रिजम्पशन के बेस पे ही चलना है, और 2 प्रिजम्पशंस लेकर 2 आंसर लिखने हैं। तो वंस अगेन आई विल से द सेम थिंग कम्स हियर आल्सो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेक्शन 186 के साथ ऐसा करेंगे। तो क्राइटेरियाज याद करना एक वो चैलेंज है ही है, क्योंकि क्राइटेरियाज बहुत सारे हैं याद करने के लिए। और दूसरा चैलेंज क्या है कि एग्जाम में जब वो इस तरीके के गूगली क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है और प्रिजम्पशन के ऊपर कैसे चलना है। लेकिन इन सब केसेस में प्रिजम्पशन तो आप बाद में लोगे। फर्स्ट राइट द लीगल क्राइटेरिया गिवन बाय द लॉ मेकर, उसके बाद देन यू गो फॉर प्रिजम्पशन। तो आंसर के अंदर पहला काम तो आप क्या करोगे, फर्स्ट राइट द करेक्ट लीगल क्राइटेरिया एंड देन टेक 2 प्रिजम्पशंस। फर्स्ट राइट लीगल क्राइटेरिया जो लॉ मेकर ने दिया है। मतलब हम पेपर चेकर को ये बता रहे हैं कि देख भाई, तुम कितना भी कंफ्यूज करो, हम होते नहीं है कंफ्यूज, क्योंकि हमें लीगल क्राइटेरिया याद है। हम पक्के हैं, हम कच्चे घड़े नहीं हैं, किसी ने भी घुमाया और हम, या किसी ने भी तोड़ा और हम टूट गए। हम पक्के घड़े हैं, पक कर आए हैं, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो फर्स्ट राइट लीगल क्राइटेरिया जो एज पर लॉ है। उसके बाद देन टेक 2 प्रिजम्पशंस। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये गूगली के अंदर फंसना नहीं है आप लोगों को, बस याद रखना ये। तो कॉम्बो क्वेश्चंस भी आएंगे। तीसरा वो आपको कहाँ परेशान करेंगे, क्योंकि आईसीएसआई ने 2017 से लेकर 2022 के मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है। ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट द नोटिस और इन चीजों के ऊपर जोर नहीं दिया है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा फुल बैच में ध्यान नहीं देते। हालांकि मेरा एक 3 घंटे का पूरा वीडियो लेक्चर इसी चीज के ऊपर है, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, नोटिस एंड एजेंडाज। वो सब कुछ 3 घंटे पूरा, 3 आवर्स फुल, ओनली ऑन द ड्राफ्टिंग पार्ट। अगर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप आउटसाइडर हो, मेरे स्टूडेंट नहीं हो, फुल फ्लेजेड नहीं हो और मेरे साथ नहीं किया, तो वो एक अलग चीज है। तो आईसीएसआई कहाँ आपको परेशान कर सकता है जी, ड्राफ्ट कर दो कुछ, ड्राफ्टिंग ऑफ, देखो नोटिस और लंबे लंबे एजेंडा और नोटिस तो नहीं बनवाएंगे आपसे, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन तक ही परेशान करेंगे आपको। हाँ, अब जो न्यू सिलेबस आ रहा है, 2023 न्यू सिलेबस, अब कंपनी लॉ का मॉड्यूल उठाकर देखो, हर चैप्टर में हर टॉपिक के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, हर चैप्टर के साथ हर टॉपिक में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, टॉपिक खत्म उसके बाद उसका रेजोल्यूशन, टॉपिक खत्म रेजोल्यूशन। मॉड्यूल ही बिल्कुल बदल दिया है, मॉड्यूल ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें परेशान कर सकते हैं। एक कहाँ से परेशान करेंगे, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से कहीं एक छोटा सा पॉइंट उठा लेंगे, SS1 SS2, और उसके ऊपर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। अब कहानी क्या है, अगर आपने पढ़ रखा होगा SS1 SS2, वो बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग, तो वो आपको आंसर फटाक से आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा या आपने पढ़ रखा है याद नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे ही एक कहाँ परेशान करेंगे आपको, LODR को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए कंपलसरी क्वेश्चन, 5 मार्क्स, LODR का कुछ उठाकर दे दिया। अगर आप पढ़कर गए हो तो बढ़िया, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए श्री गणेश खराब हो गया आपका। बात समझ में आ रही, गेटिंग दैट?
तो कुल मिलाकर खैर कहानी ये है कि वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, और बस यही फंसाने वाले हैं वो। चलिए, अंकित कह रहे सर हमने वो किए 186 वाला, आपने जो करवाया था वो सब किया, वेरी गुड। तो अब ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन को लेकर जो समस्या आती है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार आपको, वेल, ताकि आपके लिए आसान, समझना बहुत आसान हो जाएगा। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको, ये लिस्ट पूरी पढ़वाऊंगा आपको। टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। जब आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बैठो, या नोटिस या एजेंडा कुछ भी ड्राफ्ट करने के लिए आता है एग्जाम में, वैसे तो आपको नोटिस एजेंडा आएगा नहीं, रेजोल्यूशंस की बात करता हूँ। तो पहली चीज का ध्यान रखो, कोई कटिंग बिल्कुल भी ना हो। मतलब ये पेपर चेकर जो है उसके लिए ना बड़ा मतलब पेनफुल है, और वो अब मार्क्स काट लेगा आपके अगर आपने आंसर में यहाँ कटिंग की। किसी और आंसर में छोटी मोटी कोई कटिंग है चलेगा, कोशिश करना ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चंस में कटिंग बिल्कुल ना हो। यूज ऑफ एब्रीवेशंस बिल्कुल ना करें। वेल, कुछ कुछ एब्रीवेशंस चलेंगी, आरओसी, सेबी, एनसीएलटी, कुछ लीगल एब्रीवेशंस वो चलेंगी, लेकिन हर चीज के लिए एब्रीवेशन ना इस्तेमाल करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए एमओए लिख रहे हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए एओए लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग में ना करें। एजीएम भी पूरा लिखो, एनुअल जनरल मीटिंग पूरा लिखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पूरा लिखो अगर लिखना है तो। एजीएम ईजीएम ड्राफ्टिंग में मत लिखो, बाकी पेपर में चलेगा एमओए एओए। बाकी आप पूरी आंसर शीट में चलाओ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा क्यों लिखना है, एमओए लिखो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरा क्यों लिखना है, एओए लिखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा क्यों लिखना है, बीओडी लिखो। सबको पता है यार, पेपर चेकर को भी पता है कि ये एब्रीवेशन का क्या मतलब है। और लेकिन जब ड्राफ्टिंग की बात आएगी तो एब्रीवेशन का इस्तेमाल ना करें। कुछ एक अलाउड है, जो लीगल एब्रीवेशन हर जगह सारी वेबसाइट्स पे चलती हैं, वो अलाउड है। देन नो सेक्शन इज, अगर कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि कौन से सेक्शन में आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, नो सेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एक्टिविटी, देन इट इज पास्ड एज बोर्ड रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग अ न्यू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए पूरे कंपनी लॉ में कोई सेक्शन नहीं है। तो फिर क्या करना है जी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं फॉर ओपनिंग द न्यू बैंक अकाउंट, और उसमें दो डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर रहे हैं टू साइन द चेकबुक, और रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो बैंकर को दे दी जाए अलॉन्ग विद द पैन कार्ड, जीएसटी ऑफ द कंपनी, ताकि बैंकर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दे। ऑथराइजिंग द कंपनी सेक्रेटरी की रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ साथ, वेल आई से कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का जीएसटी जो है वो वेल बैंकर को दे दिया जाए, ताकि बैंकर हमारा बैंक अकाउंट ओपन कर दे। सो वेल आई से, और कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया बाकी सारे फर्दर स्टेप्स लेने के लिए। तो एक ऐसी एक्टिविटी के लिए रेजोल्यूशन पूछ लिया जिसके लिए पूरे कंपनी लॉ में कोई सेक्शन ही नहीं है, तो आप क्या पास कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। देन गोइंग ऑन फर्दर, जब भी कोई रेजोल्यूशन शुरू करोगे तो पहले दो वर्ड्स क्या होंगे, हमेशा रिजॉल्व दैट। इट इज हेयर बाय डिसाइडेड दैट नहीं होगा, रिजॉल्व दैट। और अगर रेजोल्यूशन में सेकंड पैरा बनेगा तो रिजॉल्व फर्दर दैट। अगर थर्ड पैरा बनाएंगे तो रिजॉल्व ऑल्सो दैट। दैट इज हाउ इट इज। फिर जब रिजॉल्व दैट लिखते हैं तो रिजॉल्व दैट लिखने के बाद एक सेंटेंस जरूर आता है, हमेशा आता है, कॉपी पेस्ट, परसुएंट टू द रिक्विजिट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब वहां सेक्शन का नंबर अगर आपको याद है तो आप सेक्शन का नंबर जरूर लिखो, फिर आप रिक्विजिट नहीं लिखोगे। सेक्शन का नंबर आपको कंफ्यूज हो रहा है, सेक्शन 66 था या सेक्शन 67 था, अगर कंफ्यूजन कोई हो रही है तो वेल आल से उस केस में लिखो रेलिवेंट सेक्शन या रिक्विजिट सेक्शन, परसुएंट टू द रिक्विजिट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आगे जरूर लिखो। 2013 पढ़ने में भी ना ऐसा लगता है एक न्यूमरल आ गया, उसका एक अच्छा इंप्रेशन आता है। एक लैंग्वेज जरूर यूज होती है रेजोल्यूशन के अंदर, वेल, बी एंड इज हेयर बाय। ये डायरेक्टर आज से और अभी से अपॉइंट हो रहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, सो एंड सो पर्सन को आज से और अभी से डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, बी एंड इज हेयर बाय अपॉइंटेड। अगर ये लैंग्वेज फिट होती है तो जरूर फिट करो, और फिट नहीं होती है तो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन 90% केसेस में फिट होती है, 95% केसेस में फिट होती है। तो 95% केसेस में आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। कई बार ऐसा होता है रेजोल्यूशन हम पास आज कर रहे हैं, इफेक्टिव एक महीने बाद होगा, तो बी एंड इज हेयर बाय नहीं लिखना, तो बी एंड इज हेयर बाय नहीं लिखना। आज से और अभी से कर रहे हैं तो बी एंड इज हेयर बाय लिखना है। तो 95% चांसेस आर कि ये फ्रेज जरूर आपके रेजोल्यूशन में दिखेगा। देन 95% चांसेस हैं कि ये आप यूज कर पाओगे। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको रेजोल्यूशन में लिखनी होती हैं, कि हम सो एंड सो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास आर्टिकल्स में पावर है। हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर हो। हम बायबैक तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास पहले से आर्टिकल्स में पावर हो, यू नो दैट, हाँ। सो क्या हमारे पास आर्टिकल्स में पावर है, एडिशनल डायरेक्टर तभी अपॉइंट कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स में पावर हो। तो ये चीज रेजोल्यूशन में लिखनी चाहिए, परसुएंट टू द
आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, और जब लिखोगे आर्टिकल नंबर डैश खाली छोड़ देना, अपना फोन नंबर मत लिखाना। पता चला अपना फोन नंबर लिखा है और पेपर चेकर ने क्या किया, उठाकर आपकी आंसर शीट आईसीएसआई डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दी, आपके घर चिट्ठी आ गई, या आपके बच्चे को आईसीएसआई रेस्टिगेट कर रहा है, निकाल रहा है, और सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए को भी बता रहे हैं इस बच्चे को एडमिशन मत देना, ये तो आंसर शीट में अपना फोन नंबर लिखता है। तो मत करना, डोंट डू दैट। देन सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो जहां डैश छोड़ना है डैश छोड़ना। अगर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए सीजी अप्रूवल भी चाहिए तो रेजोल्यूशन लिख देना कि सीजी अप्रूवल चाहिए। और उसके बाद एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए, वेल तो ये भी लिख देना कि एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए, मतलब जो भी अप्रूवल चाहिए। और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो और शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए तो ये भी लिख देना कि शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए। तो जो अप्रूवल चाहिए वो मेंशन कर देना कि भाई सो एंड सो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, वो मेंशन जरूर कर देना। देन गोइंग ऑन फर्दर, अब देखो जरा आपके सामने सिंपल रेजोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। 3-4 फटाफट दिखा रहा हूँ। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये लैंग्वेज रट्टा मार लो, ऐसे ही शुरू करना है। सेक्शन नंबर चेंज हो जाएगा हर बार, पहली 2 लाइनें सेम रहेंगी। Resolved that pursuant to section 161 subsection 1 and any other relevant provision of the Companies Act 2013 and in accordance with the article number dash खाली छोड़ना है of the article of association of the company, the name of proposed director ब्रैकेट में नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर नाम नहीं लिखा है तो नाम नहीं लिखना है, ब्रैकेट में सिर्फ नेम ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर लिखना है, ऐसे ही। सो ब्रैकेट में we are saying एक बार रिपीट कर लेते हैं, pursuant to section 161 and any other relevant provision of the Companies Act and in accordance with the article number of dash of the company of the article of association of the company, the name of proposed director, din number so and so, be and is hereby, din number में अपना फोन नंबर नहीं लिखना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। be and is hereby मतलब आज से और अभी से, is appointed as additional director to hold the office up to the commencement of next AGM। लीगल प्रोविजन है, ही विल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द नेक्स्ट एजीएम, तो वो लीगल प्रोविजन लिख दिया हमने। तो लैंग्वेज में किन चीजों का ध्यान रखा, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा, नंबर 1 रिजॉल्व दैट का, नंबर 2 परसुएंट टू सेक्शन नंबर 3 एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, नंबर 4 इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन के लिए परसुएंट टू, आर्टिकल्स के लिए इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर सो एंड सो। वैसे कई बच्चे परसुएंट टू आर्टिकल नंबर सो एंड सो भी लिख देते हैं, एंड परसुएंट टू, वो भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। नंबर 5 आप डायरेक्टर का नाम और उसका डिन नंबर लिख रहे हो। नंबर 6 आप बी एंड इज हेयर बाय लिख रहे हो। नंबर 7 आपने लीगल प्रोविजन बता दिया, ही इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू होल्ड द ऑफिस अप टू द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। 7 चीजों का ध्यान रखा है इस एक रेजोल्यूशन में, 7 पॉइंट्स का ध्यान रखा है, कुछ मिस नहीं करना। कुछ मिस करोगे तो पेपर चेकर नाराज हो जाएगा फिर, और इंटरव्यू के टाइम पे आपको कहेंगे रेजोल्यूशन लिख दो। इंटरव्यू के टाइम पे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे सीएस क्वालिफाई होने के बाद, तो भी कहेंगे ये 2 रेजोल्यूशन जरा लिख कर दिखाओ, सो एंड सो टॉपिक पे लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, इंटरव्यू में हो जाता है। तो सिर्फ एग्जाम की बात नहीं हो रही है, जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग इंटरव्यू में भी लिखवा लेते हैं। प्लस अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें 1-2 चीजें जो आपको और बताने जा रहा हूँ। अगर मान लो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सीजी अप्रूवल चाहिए होता, तो जहां पर आपने ये लिखा है ना इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद और डायरेक्टर का नाम आने से पहले बीच में यहाँ लिखते सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग, या फिर अगर एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए होता तो यहाँ पर लिखते सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेफर करने के बाद और वो डायरेक्टर का नाम लिखने से पहले, रेजोल्यूशन की शुरुआत से पहले, यहाँ पर बीच में यहाँ पर वो सीजी अप्रूवल आएगा, या यहाँ पर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बाकी क्या ध्यान रखना है, नो कटिंग, नो एब्रीवेशंस, नथिंग। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो आप नीचे, resolve that company secretary resolved further that company secretary is authorized to file form DIR 12 of the newly appointed director to the ROC and to make the suitable entries in the register of directors। तो इसी में सेकंड पैरा एक नया ऐड कर लो, resolved further that company secretary is authorized to file DIR 12 to the ROC and make the entries in the register of directors and take any other suitable action and any other relevant steps and to take further relevant steps। तो वो लिख दो साथ में, उसके मेंशन कर दो।
तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक दूसरा रेजोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। We are resolution for converting the public company into the private company. Resolution for converting the public company into private company. Resolve that pursuant to section 13, section 14 जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए होते हैं, एंड सेक्शन 18 में जिसमें लिखा है एनी काइंड ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी. तो resolve that pursuant to section 13, 14 and 18 of the Companies Act 2013 and any other relevant provision of the Companies Act and subject to the approval of regional director. RD approval चाहिए होता है for converting the public company into the private company. तो वैसे लॉ में लिखा है सीजी अप्रूवल पावर्स आर डेलीगेटेड टू आरडी, तो आरडी अप्रूवल चाहिए होता है, तो इसलिए ये लैंग्वेज आ गई एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर. तो पहले सेक्शन, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, और आर्टिकल्स में कोई पावर नहीं चाहिए होती कन्वर्जन के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं थी, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. So and subject to the approval of the RD, the articles of the here company is hereby amended to insert three restrictions as per section 2 clause 68. Public को private बना रहे हैं तो 3 restrictions insert करेंगे, and to delete those provisions from the articles which are inconsistent with section 2 clause 68. तो एक तो section 2 clause 68 को add करना है, प्लस आर्टिकल्स में से उन प्रोविजंस को हटाना भी है जो प्रोविजंस आर्टिकल्स के साथ, वो 3 रिस्ट्रिक्शंस के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर कुछ पहले से था, तो पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स को आर्टिकल्स में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्राइवेट कंपनी बना रहे हो और प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू कर नहीं सकती है, दैट इज हियर. तो इस तरीके से रेजोल्यूशन लिखें, और साथ में अभी खत्म नहीं हुई ये कहानी, साथ में क्या आएगा, रिजॉल्व फर्दर दैट, second para, resolved further that the name of the company shall be altered by adding the word private in the name of the company. अभी तक ABC Limited था, अब ABC Private Limited हो जाएगा. तो resolved further that the name of the company shall be altered, well, by adding the word private in the name of the company, and resolved also that Mr. और Miss ब्रैकेट में कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, कंपनी सेक्रेटरी का नाम नहीं लिखना है. Be and is hereby authorized to do further acts and to take all the necessary steps, all the actions in this matter. MGT 14 फाइल करना है, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी फाइल करनी है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो, इसकी कॉपी MGT 14 के साथ जाएगी, तो वो सब इसमें आ गया. वेल, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया टू टेक द फर्दर स्टेप्स. तो इस चीज का ध्यान रखिए बस, और क्या है. दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट. और 3-4 चीजों का ध्यान रखा. शुरू कैसे किया, रिजॉल्व दैट. दूसरे नंबर पे सेक्शन 13, 14, 18 आ गया. तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ आरडी आ गया. चौथे नंबर पे वो लीगल प्रोविजन आ गया कि आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है, और उसके अलावा जो आलतू फालतू चीजें हैं वो डिलीट करनी है जो आर्टिकल्स के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. 5वें नंबर पे रिजॉल्व फर्दर दैट आ गया कि हम वेल मेमोरेंडम में नेम क्लॉज में अब हम प्राइवेट वर्ड ऐड कर रहे हैं. और 6ठे नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया टू टेक द फर्दर स्टेप्स इन द मैटर. तो रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, रिजॉल्व ऑल्सो दैट, 3 पैरास में बनाया आपने. तो फर्स्ट पैरा रिजॉल्व दैट, सेकंड पैरा रिजॉल्व फर्दर दैट, थर्ड पैरा रिजॉल्व ऑल्सो दैट. गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है? गेटिंग दिस? रेजोल्यूशन, हाँ, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन देखना, आस्क इन द एसयूबी ऑल्सो, क्योंकि एसयूबी में भी कंपनी लॉ वाला पार्ट है ना, तो वहां पर भी आ सकता है, तो उधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. चलिए, अब एक रेजोल्यूशन और भी दिखा रहा हूँ आपको. रेजोल्यूशन देखोगे ना, आपको समझ, मैं कहता हूँ लड्डू काम है यार, लॉलीपॉप काम है. आपको बस वो 8-9 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ना, उन 8-9 पॉइंट्स का ये ध्यान रखना है, बस इन चीजों का ध्यान रख लो आप. सो दीज आर द 8 और 9 पॉइंट्स वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट. ये 8-9 पॉइंट हैं. बाकी तो आपको लीगल प्रोविजन पता होना चाहिए पहले से, कि भाई सो एंड सो एक्टिविटी करने का लीगल प्रोविजन सेक्शन में क्या लिखा था. अगर आपको वो सेक्शन याद है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का है, दैट्स इट. और एक चीज बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ में ना सारे रेजोल्यूशन बने बनाए सॉफ्टवेयर में आते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, सेक्रेटेरियल सॉफ्टवेयर. रियल लाइफ में डिग्री मिलने के बाद, मतलब जॉब मिलने के बाद, आपकी कंपनी में वो लीगल कंप्लायंस सॉफ्टवेयर है, सेक्रेटेरियल सॉफ्टवेयर है. सारे रेजोल्यूशन डले हुए उठाने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं, और बीच में ना चेंजेस करने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन ICSI चाहता है कि आपको लिखना भी आना चाहिए, और मैं कहूँगा
शायद आईसीएसआई को लग रहा होगा पिछले 5 साल में हमने 3 या 4 बार तो क्वेश्चन ही पूछे हैं, मतलब 10 अटेम्प्ट में 3-4 बार क्वेश्चन आया है। वो भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं ना, चॉइस में निकल जाता है। वो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स कर लो या क्वेश्चन नंबर 2A के 5 पार्ट्स कर लो, कहीं ना कहीं निकल जाता है ना चॉइस में। तो उस चक्कर में बच्चे कर तो रहे नहीं। और पिछले 5 साल में छोड़ो, मैं कहूंगा पिछले 10 साल में जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हैं उनको ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में पहला हाथ वहीं अटक जाता है उनका, उनके आगे खाली पेन पेपर रख दिया जाता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के आगे, और कहते हैं लो आपके पास डिग्री है ना, ये बैठो और रेजोल्यूशन लिखो जरा। एक टॉपिक देते हैं उस पर लिखो, हाथ नहीं चलता भाई। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज पिछले 10 साल से कर ही नहीं पा रहे हैं। उससे पहले जो क्वालिफाई हुए थे तब तो ये था कि हर एग्जाम में 20 नंबर 25 नंबर की ड्राफ्टिंग आती थी, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट द नोटिस, ड्राफ्ट द एजेंडा। तो वो 20-25 नंबर के चक्कर में हर किसी को करनी पड़ती थी। मैंने जब सीएस किया था तो कंपनी लॉ के पेपर में पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, हमारे टाइम पे तो कंपनी लॉ के 2 पेपर होते थे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, कंपनी लॉ 1, कंपनी लॉ 2। कंपनी लॉ 2 का जो पेपर होता था, क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स वाज ड्राफ्ट 5 रेजोल्यूशंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, 4 नंबर के 5 रेजोल्यूशन। कंपलसरी क्वेश्चन था, तो मालूम था करना ही करना है, अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो उस जनरेशन ने जो आज से 10 साल पहले क्वालिफाई हुए, उनके पास तो ड्राफ्टिंग स्किल है यार, उन्होंने किया है। अब एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं रेजोल्यूशन फॉर बायबैक। फटाफट देखो, बायबैक ऑफ शेयर्स करने जा रहे हैं तो 3 सेक्शन है, 68, 69 और 70। रिजॉल्व दैट, शुरू कैसे करना है, रिजॉल्व दैट pursuant to section 68, 69 and 70 of the Companies Act 2013 and any other relevant provision of the act and the SEBI regulations, and in accordance with article number so and so of the article of association of the company। सब कुछ ही आता चला जा रहा है। रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, पहले कंपनीज एक्ट आ गया, उसके बाद कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो साथ में क्या आ गया, एंड सेबी रेगुलेशंस ऑफ बायबैक आ गया, एंड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी भी आ गया, क्योंकि आर्टिकल्स में पावर चाहिए तभी बायबैक कर पाएंगे, तो वो भी आ गया। देन सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स, 7 करोड़ इक्विटी शेयर्स, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, आप अपनी तरफ से नहीं लिखो, सिर्फ क्या लिखो ब्रैकेट में, नंबर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, वो तो लिख ही सकते हैं, फेस वैल्यू में भी 1 रुपी में भी 10 रुपीज, ये तो लिख ही सकते हैं, ऑफ ₹10 ईच। अपनी तरफ से कोई भी फिगर मत डालो जब तक क्वेश्चन पेपर में नहीं दी हो, नहीं तो पेपर चेकर उसको गलत समझ के उसको सोचेगा कि कोई हिंट ड्रॉप किया जा रहा है, कहीं कोई कनेक्शन बिठाया जा रहा है, कोई जान पहचान निकाली जा रही है, वो आगे आईसीएसआई डिसिप्लिनरी कमेटी को पकड़ा देंगे, फिर वो कुछ एक्शन होगी, कोई फायदा नहीं। इसलिए ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया, सिर्फ ये बोला है बायबैक का रेजोल्यूशन बता दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखो। क्वेश्चन पेपर में बताया है 7 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 रुपीज एंड द बायबैक प्राइस इज 390 रुपीज पर शेयर, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज कर लेना यहाँ पर। Then, so buyback will of the dash number of equity shares of the face value of ₹10 each shall be bought back at the offer price of rupees dash। हम नहीं बताएंगे अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा, at the offer price of rupees dash per share aggregating to rupees, aggregate offer कितना बना, let us say 21,000 करोड़ और 18,000 करोड़, हम नहीं बताएंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, डैश टोटल ऑफर साइज ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड प्रोविजन ऑफ द सेम शैल बी मेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इसका प्रोविजन हम कहां से बना रहे हैं वो आपको मालूम ही है, बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और आउट ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट और ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, द प्रोविजन विल बी मेड फ्रॉम द वेल आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजॉल्व फर्दर दैट द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर क्रिएट करना है क्योंकि फ्री रिजर्व्स में से बायबैक कर रहे हैं ना, तो एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो आप बायबैक कर रहे हैं, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो नहीं, जो एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर आप बायबैक कर रहे हैं उसका सीआरआर क्रिएट करना मैंडेटरी है। तो रेजोल्यूशन 7 के साथ, रिजॉल्व फर्दर दैट द सीआरआर ऑफ रुपीज डैश इक्वल टू द एग्रीगेट फेस वैल्यू, इक्वल टू द और इक्वल टू द एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो हम सीआरआर क्रिएट करेंगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। एंड थर्ड पैरा, रिजॉल्व आल्सो दैट the board of directors hereby are authorized to prepare and submit the declaration of solvency to the ROC and to the SEBI, and are also authorized to take any further steps in the matter। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दो या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दो तो भी चलेगा। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बजाय कंपनी सेक्रेटरी भी लिख सकते थे, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खैर लिखना ही पड़ेगा, सॉरी हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही बनाना है, तो उनको ऑथराइज किया जाता है टू प्रिपेयर एंड सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू द आरओसी एंड सेबी। और नीचे अगर यहाँ लिखना चाहो, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड टू टेक फर्दर स्टेप्स इन द मैटर, तो ये बॉटम लाइन में आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। एंड
यहां पर आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड, लेकिन लिखना पूरा, हाँ कंपनी सेक्रेटरी पूरा लिखना, इज ऑथराइज्ड टू टेक फर्दर स्टेप्स इन द मैटर। हो गई कहानी खत्म। थ्री पार्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, उसमें आपने लंबी चौड़ी राम कहानी देखो क्या क्या बता दिया। सेक्शन के बारे में बात कर ली, सेबी के बारे में बात कर ली, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात कर ली, कितने शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं वो बात कर ली, कहाँ से बायबैक कर रहे हैं फ्री रिजर्व्स में से वो बात कर ली। 5 चीजें आ गई आपकी मेन रेजोल्यूशन में। सेक्शन नंबर भी आ गया, सेबी रेगुलेशन का रेफरेंस आ गया, आर्टिकल्स का रेफरेंस आ गया, वेल नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक करना चाह रहे हैं और कितना प्राइस पे करना चाह रहे हैं, एग्रीगेट टोटल ऑफर साइज कितना है, नंबर 4 वो आ गया, नंबर 5 बायबैक का सोर्स वो भी आ गया। सारी चीजें बता दी आपने। और फिर जो भी 5 आइटम्स ऊपर हो गई, उसके बाद जो छठी चीज है वो आपने नीचे रिजॉल्व फर्दर दैट में कवर कर ली, सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे तो फिर आपने 7वें पॉइंट में रिजॉल्व ऑल्सो दैट में छक्का मार दिया, अट्ठा मार दिया, और बॉल जो है वो स्टेडियम के बाहर, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दिया, कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया, बाकी सारा काम संभालो, आगे का सारा काम देखो, हमारी तरफ से खत्म। हाँ जी, प्रोविजन ही लिखना है, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रोविजन ही लिखना है, बस तरीके से लिखना है, एक स्टाइल बना दिया उसका। लिख तो लीगल प्रोविजन ही रहे हो आप। वही कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन लिखना लड्डू है, लॉलीपॉप है, बस लीगल प्रोविजन याद होना चाहिए। एक एग्जाम्पल 4 देने जा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल 4, वी आर इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करने जा रहे हैं। वेल और कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, वी आर इंक्रीजिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में लिखा है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आपके पास सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर कर सकती है। नंबर 2, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है और फॉर्म SH7 फाइल करना है टू द ROC, MGT 14 नहीं जाएगा। तो सिंपल सिंपल फटाफट फटाफट, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट, सबसे पहले सेक्शन नंबर आ गया, रिजॉल्व दैट आ गया, सेक्शन नंबर आ गया, एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन in accordance with the article of association of the articles of the company, article number so and so of articles of the company, and then authorized capital of the company, authorized capital of the company be and is hereby, be and is hereby आ गया, is increased from dash number of equity shares of rupees 10 each aggregating dash 4 crore equity shares of rupees 10 each aggregating rupees 40 crore to 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एग्रीगेटिंग रुपीज 50 करोड़। तो 40 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डैश डैश, फेस वैल्यू तो लिख देंगे 10 रुपीज पर शेयर, आगे हम डैश करके छोड़ देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डैश एग्रीगेट ऑथराइज्ड कैपिटल डैश, एंड इट इज इंक्रीज्ड टू डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। हम फिगर्स नहीं लिखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में पहले से बताया हो कि आप ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम रुपीज 40 करोड़ टू 50 करोड़ एंड 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स टू 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यूज कर लेना, पहले से नहीं दिया हुआ तो डैश डैश, समझ में आ गया आपको। एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली, ये तो लिखना है ना, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल क्लॉज वेल वो तो चेंज होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेल बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली। उसके बाद सेकंड पैरा में आ जाओ, रिजॉल्व फर्दर दैट, तो आपका काम हो गया, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए तो उसके उसके बिना चलेंगे नहीं। रिजॉल्व फर्दर दैट द कॉपी ऑफ altered memorandum along with the relevant documents shall be filed to the ROC and to the concerned stock exchanges also if company is listed company। और ये जो relevant document है, ये कौन सा document है, बेसिकली फॉर्म SH7 जाता है, for and on behalf of board of directors signed by the company secretary। क्या एग्जाम में आप ये वाला काम नहीं करना, अगर नोटिस में डलवाते हैं तो ये होता है, ये सब कुछ एग्जाम में आपको ये साइनिंग वाइनिंग नहीं करनी, एग्जाम में तो आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, तो ये वाला काम आपको एग्जाम में नहीं करना। ये तो फिर से कहूंगा, रेजोल्यूशन 3 पार्ट्स में, वेल 2 पार्ट्स में बनाया हमने, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लीगल प्रोविजन, सेकंड पार्ट में एंड दैट इज वेल फर्दर दैट करके कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर को ऑथराइज कर दो टू टेक द फर्दर स्टेप्स, कहानी खत्म, आगे की कहानी वो अपने आप संभालते रहेंगे। अब मुझे एक चीज बताना, आप एग्जाम में गए, आपको आया कि एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, एग्जाम में क्वेश्चन आया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन, आपको ये याद नहीं आ रहा कि सो एंड सो एक्टिविटी के लिए ना
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से पावर चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी वॉन्ट्स टू इशू द इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, आपकी कंपनी क्या इशू करना चाहती है? योर कंपनी वांट्स टू इशू द इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। आप सोच रहे हो एग्जाम में कि सेक्शन 52 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट्स, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम, पता नहीं उसमें आर्टिकल्स में पावर चाहिए थी नहीं चाहिए थी, याद नहीं आ रहा, तो फिर ड्राफ्ट करना है रेजोल्यूशन। हाँ जी, उसमें लिखें या नहीं लिखें कि परसुएंट टू और इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर सो एंड सो ऑफ द कंपनी, लिखें या नहीं लिखें, आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द कंपनी? यस और नो, यस और नो बताओ। ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन कर रहे हो, कंफ्यूजन कहां पर है? वेदर द पावर इन AOA is required for the activity, for the activity given in क्वेश्चन पेपर, जिसका रेजोल्यूशन आपसे ड्राफ्ट करवा रहे हैं। इन द ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन ये प्रॉब्लम आ रही है, तो रेजोल्यूशन में लिखें इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर सो एंड सो। आंसर इज यस, हमेशा लिखो, हमेशा लिखो। आंखें बंद करके एक रूल बना लो, चाहे आपको है ना ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी और डी और ई और एफ, फलाना ढिमकाना कुछ भी, आंसर में आपको जरूर ड्राफ्टिंग में लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि लीगल रिक्वायरमेंट थी कि आपको पर्टिकुलर लीगल एक्टिविटी करने के लिए आपको पहले से आर्टिकल्स में पावर है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट थी सेक्शन में, तो आपने वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, आपने रेजोल्यूशन में लिख दिया इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। क्लियर? सेक्शन नंबर भी लिख दिया और परसुएंट टू सेक्शन नंबर भी लिख दिया और इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर डैश भी लिख दिया। ऑन द अदर हैंड सिचुएशन टू, मान लो कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से पावर होना जरूरी नहीं है। लॉ मेकर कहता है कि आर्टिकल्स में पावर नहीं है तो भी आप वो एक्टिविटी कर सकते हो। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम करने के लिए आर्टिकल्स में कोई पावर नहीं चाहिए, पहले से नहीं चाहिए, सेक्शन 52 में नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। लेकिन हमें तो याद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो भी मैं कहूंगा टेंशन ही नहीं है, आपको रेजोल्यूशन के अंदर लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अरे भाई, एक चीज सोच के देखो, मेरी कंपनी है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे कंपनी के आर्टिकल्स में उस एक्टिविटी के लिए कुछ पहले से मेंशन है, आर्टिकल नंबर 78 या आर्टिकल नंबर 82 में कुछ पहले से मेंशन है, और अगर मैंने वो लिख दिया तो कोई बुरा कर दिया आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि आर्टिकल्स में पहले से पावर होनी चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से उस एक्टिविटी के लिए अगर कोई मतलब प्रोविजन बना रखा है और हम उस प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कोई गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ तो बड़ी आसान है, आपको तो अपने आंसर में हमेशा 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 ड्राफ्टिंग में लिखना ही लिखना है। अगर आपसे 4 रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करने के लिए आ जाए ना एग्जाम में, आपको चारों में लिखना ही लिखना है इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर डैश ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एक तो आंसर की लेंथ बढ़ेगी, एक तो आंसर की लेंथ बढ़ेगी, दूसरा अगर लीगल रिक्वायरमेंट होगी उस सेक्शन में, आर्टिकल्स में पावर पावर चाहिए पहले से, जैसे कि सेक्शन 61 में भी है, जैसे कि सेक्शन 68 में भी है, तो अगर पावर चाहिए पहले से तो वो आपने लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। और अगर पावर नहीं चाहिए तो अरे भाई, हमने कुछ एक्स्ट्रा ही लिखा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स में वो रिक्वायरमेंट है, हमारी अपनी कंपनी के आर्टिकल्स में। तो आपका आंसर गलत तो है ही नहीं, आपने ओवर कंप्लायंस ऑफ लॉ किया है, आपने अंडर कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं किया है, आपने ओवर कंप्लायंस किया है। इसलिए आपके आंसर में आपकी पहली 4 लाइनें तो फिक्स हो गई यार, रिजॉल्व दैट में, रिजॉल्व दैट pursuant to section number of dash 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 of the Companies Act 2013 and in accordance with the article number dash of article of association of the company। उसके बाद आगे की गाड़ी तो फिर बाद में चलेगी, इतना तो हमने धक्का मार ही दिया ना, 4 लाइनें तो हमने पहले ही लिख दी। हाँ जी, वी आर फॉलोइंग द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ अवर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें पेपर्स चेकर को क्या तकलीफ है? उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है भाई, वो हमने अपना काम अपने तरीके से कर लिया पहले, तो दिक्कत क्या है किसी को?
आई होप गॉट दैट, सिंपल है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। अब मैं इससे ज्यादा अभी ड्राफ्टिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा। 4 रेजोल्यूशंस मैंने आपको दिखाए ड्राफ्ट करने के जो तरीके। इसके अलावा आप ध्यान से सुनो जरा, कुछ और चीजें हैं जो बताना चाह रहा हूं। कुछ काम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करने हैं, ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास हर अटेम्प्ट में कोई एक बच्चा तो आ ही जाता है रोते हुए, चाहे वो मेरा स्टूडेंट था या मेरा स्टूडेंट नहीं था, यूट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ है मेरे साथ, मेरा रेगुलर बैच स्टूडेंट नहीं था। वेल, तो कुछ चीजें नहीं करनी है, डोंट्स इन एग्जाम और डोंट्स इन वेल आई से आंसर शीट। आंसर शीट में अपना फोन नंबर नहीं लिखना है, मैंने पहले ही बता दिया। डोंट राइट ओम और डोंट राइट राधे राधे इन योर आंसर शीट। बच्चों की आदत है, शुरू किया और शुरू में जिसको मानते हैं लिख दिया, जय माता दी। अरे भाई, हम बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हम अंदर से फील कर रहे हैं। हम एग्जामिनेशन हॉल में भी आंसर लिखने से पहले 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उसका नाम ले लेते हैं, जिसको मानते हैं, उसकी ब्लेसिंग मांग लेते हैं कि बिल्कुल 3 घंटे बहुत बढ़िया से साथ रहना, ब्लेसिंग देना, और बिल्कुल हमारे साथ, मतलब पूरी हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे, पेशेंस प्लस डिटर्मिनेशन बनी रहे। तो उसका नाम ले लेते हैं, अंदर से ले लो यार। डोंट राइट इन आंसर शीट, आंसर शीट में नहीं लिखो। गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रही है पहली बात। डोंट राइट योर फोन नंबर्स in the answer sheet. Don't write your name in the answer sheet. अपनी घर की प्रॉब्लम लिखाते हैं बच्चे, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, पापा को ये प्रॉब्लम है, मम्मी को ये मेडिकल प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे किसी भी तरीके से इस बार पास कर दो। नहीं लिखना है, कोई फायदा नहीं है। योर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, योर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स। और इन सब बच्चों को आईसीएसआई क्या भेजता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एल से इन सबको आईसीएसआई का नोटिस आता है, और इन सब से पूछा जाता है कि बताओ, ये तो पेपर तो आपका कैंसिल हो ही गया, ये तो कैंसिल है ही है, इसमें तो आप फेल हो ही हो, 0/0 आपका है ही है। ये बताओ कि आपको आगे सीएस क्यों करने दें, आपको सीएस कोर्स से बाहर क्यों ना निकाल दिया जाए, और उसके साथ साथ दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी इन्फॉर्म क्यों ना कर दें, सीए इंस्टीट्यूट को, सीएमए इंस्टीट्यूट को, कि इस बच्चे को एडमिशन नहीं देना, कहीं पर भी नहीं देना, यहाँ से भी गए वहां से भी गए, आईसीएसआई का नोटिस आएगा। तो ये चीजें, मतलब आपकी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, आपकी जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, आप जिसको मानते हो अंदर रखो, आंखें बंद करके उसका नाम लो। गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ गया ना कि सर ये वाला काम नहीं करना है। वी विल नॉट डू ऑल दीज थिंग्स इन द आंसर शीट ओवर देयर। अब आपने मुझे कहा था कि सर कुछ आंसर लिख कर बता दो, तो मैं वो आंसर लिख कर बता भी देता हूँ। ये सेक्शन 186 के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यही वो क्वेश्चन है जो मैंने बताया ना, मैंने 186 अपना यूट्यूब सीरीज में जब करवाया था, पूरा रिवीजन सीरीज फुल ऑन, जो फुल फ्लेजेड बहुत डिटेल में करवाई, उसमें सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर करवाए, अलॉन्ग विद द टॉपिक्स, अलॉन्ग विद द चैप्टर भी चल रहा था, साथ साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी सारे करवा दिए। तो उसके अंदर वो जो 186 करवाया था, और उसमें देयर वर 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो उनमें एक ये भी था। बस उस वक्त लिखने का पैटर्न नहीं बताया था, आज मैं आपको लिखने का पैटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न है, आपको इसी तरीके से चलना है एग्जाम हॉल में। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार पढ़ ही लेते हैं, इस पे टाइम लगा लेते हैं। जुपिटर लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्वायर द शेयर्स इन अनदर कंपनी। बिल्कुल पैटर्न देखेंगे ना, पैटर्न क्या है, एग्जाम आंसर राइटिंग पैटर्न। एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करना चाहती है, मतलब इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। हाउ मच अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड बाय जुपिटर विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब हायर लिमिट के अंदर रहते हुए। 186 में 2 लिमिट्स हैं, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी अकाउंट, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी अकाउंट विच एवर इज हायर लिमिट के अंदर रहते हुए करना चाहते हैं, विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहते। उसके बिना हम कितना और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या बताया हुआ, पेड अप शेयर कैपिटल 1000 करोड़, फ्री रिजर्व्स
340, सिक्योरिटी अकाउंट 780, इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनी जो पास्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है 780 करोड़, ये तो पुरानी है, ऑलरेडी है। सो वेल आई विल से एग्जामिन कीजिए यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रपोज्ड है जो करना चाहते हैं, इट इज नॉट, पुरानी नहीं है, प्रपोज्ड है जो करना चाहते हैं। और आई एम गोइंग लिटिल रॉन्ग। अच्छा, प्रपोज तो हमसे पूछ रहे हैं भाई कितना करना है, आई एम सॉरी, प्रपोज तो पूछ रहे हैं कितना और करना है, ये पुरानी है, ये जो एग्जिस्टिंग है जो पहले से चली आ रही है। प्रपोज और कितनी कर सकते हैं कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़े और एसआर पास ना करना पड़े। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, वो तो एक रफ कैलकुलेशन वैसे ही आपको दिमाग में है ही है, दैट इज वेल पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी अकाउंट, इसका 60%, इसका 60%। तो अब नेगेटिव वैल्यू वाला दिया हुआ तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 780, 1780 माइनस 340, तो ये आ गया आपका 1440 मल्टीप्लाइड बाय 60%। कैलकुलेटर ले जाना, एग्जाम में कैलकुलेटर ले जाना भूल मत जाना। और दूसरा क्या है आपके पास, आपको ये मालूम है, दिस इज वेल 440, बस इन दोनों को लेना है, पेड अप कैपिटल, सॉरी दिस, सॉरी नॉट दिस, या सिक्योरिटी अकाउंट एंड फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को लेना है। तो ये आ रहा है 440 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इसका 100% तो 440 है, और इधर कैलकुलेट करोगे तो 864 करोड़, 864 करोड़, ये आ गया 60%। तो अब इन दोनों में से विच एवर इज हायर, 440 और 864, तो हायर वाला कौन सा है, 864। और पहले से कितना कर चुके हैं, पहले से 780 ऑलरेडी किया हुआ है, तो और कितना करें कि हायर लिमिट जंप ना हो। तो 780 पुराना चला आ रहा है, वो माइनस कर दो, तो आपने हायर वाली लिमिट ले ली, 864 माइनस 780 एग्जिस्टिंग, तो वो आपका आंसर निकाल ही लोगे आप, 84 CR। तो ये आपका आंसर आ गया, लेकिन लिखना कैसे है जी। सर ये तो हम क्वेश्चन पेपर पे ही कर लेंगे, आंसर शीट हाथ में आने से पहले। क्वेश्चन पेपर में मत करना यार, वो पेपर जो इन्विजिलेटर घूम रहा होगा क्वेश्चन पेपर हाथ से खींच लेगा, क्वेश्चन पेपर में मत करना। आंसर शीट की बैक साइड पे कर लेंगे सर फटाफट से, आंसर शीट की बैक साइड पे कर लेना फटाफट से, एक पेज बना लेना, रफ पेज, द लास्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, उस पर फटाफट से करके देख लेना। तो अब शुरू कैसे करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, लीगल प्रोविजन ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स जो हम करने जा रहे हैं। और लीगल प्रोविजन में नो कंपनी शेल विल गिव द लोन, नो कंपनी शेल गिव द गारंटी सिक्योरिटी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर पर्सन, or no company shall acquire by way of subscription purchase otherwise the securities of any other company exceeding 60% limit or exceeding 100% limit, whichever is more, whichever is higher, higher limit के ऊपर जाना नहीं है। further 186 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि हायर लिमिट के ऊपर जाना नहीं है, और 186 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आप हायर लिमिट के ऊपर जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सीड द हायर लिमिट, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अगर आप हायर लिमिट को एक्सीड करना चाहते हैं। तो समझ में आया आंसर लिखने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले क्या लिखा 186 सबसेक्शन 2, उसके बाद क्या लिखा 186 सबसेक्शन 3, याद कर लेना प्रोविजन अच्छे से। अब ये तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोविजन याद है आपको। उसके बाद कैलकुलेशंस पे आ गए, थर्ड पार्ट क्या आ गया, कैलकुलेशंस। सीधा कैलकुलेशंस पे नहीं गए हम, थर्ड पार्ट कैलकुलेशंस, और फिर वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो आ गई, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, पेड अप कैपिटल फ्रीज सिक्योरिटी अकाउंट। फिर आपने वो एक पहले फर्स्ट लिमिट कैलकुलेट कर ली, 60% वाली लिमिट आ गई, फिर आपने 100% वाली लिमिट कैलकुलेट कर ली, फिर दोनों में से विच एवर इज हायर वाली ले लो आप, हायर लिमिट इज 864 करोड़, वो नीचे आ गया जी, हायर लिमिट इज 864 करोड़, ये आपकी हायर लिमिट भी आ गई। फिर आपके पास जो पुराना पहले से है वो आ गया 780 करोड़, और उसके बाद कंक्लूजन क्या है, कितना और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लास्ट में आ गया कंक्लूजन। देयरफॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड बाय जुपिटर लिमिटेड विदाउट पासिंग एसआर इज वेल 864 करोड़ माइनस 780 करोड़ 84 करोड़। यहाँ पर मैं कहूँगा एक चीज और लिख देना कि वो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ 84 करोड़, वो भी ऐड करके लिख देना। समझ में आ गई ना बात, गॉट दैट। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कैसे करने जा रहे हैं। तो आईसीएसआई आपके साथ
कई जगह ना गुगली करेगा, आपको बस वो गुगली में फंसना नहीं है। मैंने आपको बताया था, यहाँ तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं थी, बाकी वो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले हैं वो चीजें मैंने आपको बता दी, अच्छे से समझा दी। अब बोलो वन लास्ट टाइम, क्या मैं यही वाला आंसर रिपीट करके लिख कर दिखाऊं या कोई और आंसर, वो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, डू यू वांट मी टू राइट डाउन वो कॉम्बिनेशन वाला आंसर? बाकी तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट आंसर है। हाँ जी, शुड आई राइट यस और नो? कहते हो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यार, इसी आंसर को, ये जो मैंने आपको राइट साइड पे दिखा रहा हूँ, इसी को पूरा एलैबोरेट करके लिख दूंगा। नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, समझ में आ गया है। तो अब आपका टाइम बहुत कीमती है, तो मैं कहूँगा इस सेशन में मैं आपको यही सब चीज़ें बताना चाह रहा था। एग्जाम में फंसना नहीं है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको समझाई हैं। गूगली क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस हैं जहाँ आईसीएसआई फंसाने की कोशिश करेगा, और कुछ नहीं है। और इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि गूगली क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, और ये डोंट्स जो बताए हैं ये ध्यान रख लेना। बाकी ये जो आपको बताया कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस का ध्यान रखना, कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर दो सेक्शंस मिलाकर पूछे हैं तो पहले दोनों सेक्शंस बताओ, फिर फैक्ट्स और कंक्लूजन को एक साथ मिक्स करके बता दो। तो मेरी तरफ से आज इस सेशन में ये सब कुछ बताना था। अच्छा, बीच में कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले भी आए हुए हैं, वो भी मांग रहे हैं कि टिप हमें भी चाहिए। यार आपको क्या टिप दूं, आप तो पढ़े लिखे हो, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो, आप तो आपने तो ऑलरेडी दो दो हर्डल पास पास कर लिए हैं। अब प्रोफेशनल प्रोग्राम में कुछ अलग से नहीं है भाई, कुछ अलग से नहीं है, देयर इज नथिंग सेपरेटली ओवर देयर। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी के तरीके से एंटर आपने अब पूछा है, तो मैं कहूँगा खैर वो एग्जाम इनके लिए भी रेलिवेंट है, बच्चों के लिए। हाँ जी, माई ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर यू, फॉर एवरीबडी। अच्छा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, वेल अगर डिसाइडेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है पहले से, 20% चांस है वो आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर चलते चलते आपने बात उठाई है, उसके बाद एक आखिरी 2 मिनट लूंगा आपके। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 80% चांस आर फिक्टिशियस केस स्टडी होगी। 80% चांस, मतलब वो केस कोई पहले से डिसाइडेड केस नहीं होगा, पेपर सेटर वो केस बना कर देगा, फैक्ट्स बना कर देगा। 80% चांस फिक्टिशियस केस स्टडी, 80% भी छोड़ो, मैं कहूंगा 90% मान लो। 10% चांसेस कि एक्चुअल केस स्टडी पे आ जाएगा। पिछले 20 अटेम्प्ट का बता रहा हूं आपको, पिछले 20 अटेम्प्ट का कंपनी लॉ का पेपर, 10% चांसेस कि रियल डिसाइडेड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टाइटल, कि आप किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो। टाइटल इतना बढ़िया धांसू मार दो कि पेपर चेकर जो है वहीं उसी पे क्लीन बोल्ड हो जाए, वो कहेगा 5 में से 5 दे दो, टाइटल में तो सब कुछ बता मारा। तो टाइटल इतना बढ़िया दे दो, अगर है, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जो शॉर्टकट टाइटल बना लो। दूसरा, यहाँ पर भी आप क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन, सेकंड पैरा, लीगल प्रोविजन, जिसमें आप सेक्शन और रूल जो भी बताना है, पूरा पूरा नहीं बताना है, रेलिवेंट पार्ट बताना है, सेक्शन बताओगे, रूल बताओगे। तीसरा पार्ट, फिर आप वो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन अलग अलग बताना चाहो या मिक्स करके बताना चाहो, लेकिन फैक्ट्स एंड कंक्लूजन दोनों आने चाहिए, चाहे मिक्स करके आए, चाहे वेल अलग अलग आए। ये हो गया। और अगर रियल डिसाइडेड बेस्ड है तो उसमें आंसर आपका 3 पार्ट्स के बजाय 4 पार्ट्स में हो जाएगा। ये था 3 पार्ट्स में, अब आंसर 4 पार्ट्स में कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपका वही बढ़िया सा टाइटल, टाइटल के बाद दूसरे नंबर पे लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में वेल आई से वही सेक्शन, रूल जो बताना है वो बताओ। तीसरे नंबर पे आई से, अच्छा कोई एमसीए नोटिफिकेशन बेस्ड भी हो सकता है साथ में, एमसीए की कोई नोटिफिकेशन है तो मैं कहूँगा वो भी आ जाएगा लीगल प्रोविजन में। 185 में फॉर एग्जांपल एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी वाली प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्प्ट होती हैं, 3 बार क्वेश्चन एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सेक्शन 185 में
प्राइवेट कंपनीज जो एग्जाम्प्ट की गई हैं, उसके ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 5-5 नंबर का। सो वेल से तो लीगल प्रोविजन में सेक्शन भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है, एमसीए नोटिफिकेशन भी हो सकती है, और साथ में फिर डिसाइडेड केस है तो डिसाइडेड केस का नाम और जजमेंट, डिसाइडेड केस का नाम प्लस उसमें कोर्ट में जज साहब ने क्या बोला था वो जजमेंट, और फिर चौथे नंबर पे आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। तो फाइनली केस स्टडी वालों क्वेश्चंस का ये ध्यान रख लेना बस, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जितना मुझे बताना था आपके कंपनी लॉ के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने बता दिया, एंड आई एम होपिंग कि ये सब कुछ ना आपको कहीं ना कहीं और पेपर्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा मदद करेगा। ये जो डिस्कशन है सिर्फ कंपनी लॉ के लिए मदद नहीं करेगा, दूसरे पेपर्स के लिए भी मदद आ जाएगी कहीं ना कहीं, विल बी यूजफुल। तो मेरी तरफ से फाइनली मैं कहूँगा ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। बस अब दिल लगाकर पढ़ाई करो, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, माता रानी करे आप जितनी मेहनत करो आपको उसमें प्रीमियम मार्क्स, बोनस मार्क्स ऐड होकर मिले, और जाओ बस एग्जाम में 3 घंटे डिटर्मिनेशन के साथ बैठना है। अपना पेन एक के बजाय 2 पेन 3 पेन ले जाना मत भूलना, कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, कैलकुलेटर जरूर साथ में रखना, कंपनी लॉ के पेपर में भी साथ में रखना, सिक्योरिटी लॉ देने जा रहे हो तो सिक्योरिटी लॉ के पेपर में भी साथ में रखना, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो तो वहां पर भी कैलकुलेटर चाहिए होगा। और उसके अलावा वेल इधर उधर कोशिश करना 3 घंटे कोई बातचीत किसी से भी ना करनी पड़े, ना किसी को कुछ बताना है ना किसी से कुछ पूछना है। 3 घंटे बेंच के साथ चिपक कर बैठना है, और बीच में कहीं उठकर फ्रेश होने के लिए नहीं जाना है, वॉशरूम नहीं जाना है। 3 घंटे बस वहां स्टिक टू द वेल जॉब जिस काम के लिए आप बैठे हो। और कभी बीच में कुछ भूल रहा है, मान लो याद नहीं आ रहा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, बहुत अच्छे से याद किया था, 2 बार रिवाइज किया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, अपने दिमाग पे भरोसा रखो, आ जाएगा याद, आ जाएगा याद। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 घंटे में शुरू में याद नहीं आया, लास्ट में याद आ गया। बीच में एक चीज और बोलूंगा, आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, पार्ट ए आपने कर लिया, पार्ट बी आपने कर लिया, पार्ट सी आता नहीं है, पार्ट डी ये आता है। अब पार्ट सी के लिए ब्लैंक पेज मत छोड़ना, ये बाद में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। बीच में ना मान लो आपने ब्लैंक पेज छोड़ा ना, बड़ा बुरा दिखेगा। कई कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम तो ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं, पार्ट सी के लिए ना ब्लैंक पेज छोड़ देते हैं सर, बाद में आएंगे पलट के और फिर कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आया, या आया तो कचरा आ रहा है उसके अंदर, मतलब बहुत ही लेवल गिर गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी आपने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया है। पार्ट सी जो है वो या तो भूल गया है या तो बहुत ही कचरा है, बाद में कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए बी डी पहले कर लो, सी बाद में, लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको चारों पार्ट्स एट अ टाइम एक साथ ही करने हैं, नथिंग लाइक दैट। तो ये बाद में भी कर सकते हैं। तो बीच में तो मैं ये बोलूंगा 1C बाद में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1C लास्ट पेज पे कर लेना। जो चीज नहीं आती वो बाद में कर लेना यार, जिसमें इंप्रेशन खराब होना है उसमें आपको सिर्फ ये लग रहा है आधा नंबर मिल जाए किसी तरीके से, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से आधा भी आ जाएगा, अरे लास्ट में कर लेना यार, बाद में कर लेना, डू दैट। चलिए, बीच में पूछा जा रहा है सर पार्ट ए की रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दीजिए। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या बताऊं आपको, अब तो रिवीजन ही करवा दी मैंने पूरी। आपको ऑडिटर के याद है कितने बढ़िया से करवाए, अब जैसे ऑडिटर के चैप्टर में अब तो ये है, मैंने तो आपको ये बताया पूरा रिवीजन सीरीज के अंदर कि ऑडिटर के चैप्टर में 4 सेक्शन ही है, बस बहुत बढ़िया से कर लो। जो पेपर चेकर उसके बाहर जाता नहीं है, 139, 140, 141, 144, और बाकी चैप्टर के अंदर 6 सेक्शन और हैं। 6 सेक्शंस में आज तक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो वो तो एबीसी एनालिसिस मैंने पूरा आपको करके दिखाई दिया कि कैसे करना है। और जितना हमारी रिवीजन सीरीज हमने की है और आप लोगों ने ईमानदारी से मेरे साथ की है, तो आपने देखा ही है कि मैंने हर चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके ऊपर बहुत टाइम लगाया रिवीजन सीरीज के अंदर, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सर एक पेपर के बाद जो बीच में छुट्टी मिलेगी और फिर गैप मिलेगा और फिर पढ़ाई करनी है तो कैसे करें? देखो उसमें मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी तो ये होती है, छोटे वाले चैप्टर पहले कर लो, बड़े चैप्टर बाद में कर लो। और या फिर दूसरा ये होता है कि जो चैप्टर आपके दिल के बहुत करीब है, जो पढ़ने में आपको बहुत मजा आता है, वो पहले रिवाइज कर लो। लेकिन रिवीजन की स्पीड अच्छी रखना, ढीला ढीला नहीं चलना कि ये चैप्टर मेरे को इस पे ना बहुत टाइम लगाना है, एक चैप्टर पे बहुत टाइम लगा दिया, दूसरे चैप्टर्स के लिए टाइम ही नहीं बच रहा। डोंट डू दैट।
मतलब रिवाइज तो आपको पूरा फुल पेपर करके जाना है। और अभी तो ये सोचो, सिंगल ग्रुप देने वालों को तो एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, फिर एक दिन पेपर। बोथ ग्रुप्स देने वालों की तो जान निकल जाएगी यार, जो बिना छुट्टी के पेपर दे रहे हैं। एक दिन पेपर 9 से 12, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे फिर पेपर, और बीच में 21 आवर्स का गैप है, जिसमें से 1-2 घंटे ट्रेवलिंग में भी जाएंगे, और फिर सोना भी है बीच में 2 घंटे 3 घंटे। 3 घंटे तो सो गए, 3 घंटे 4 घंटे नींद मारनी है। बीच में टाइम बच कहाँ रहा है, मतलब 14 घंटे के आसपास टाइम बच रहा है, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करने के लिए। बोथ ग्रुप्स वालों की सोचो, सिंगल ग्रुप वाले पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे मैनेज करेंगे। बोथ ग्रुप्स वालों के लिए तो यही है, पेजेस स्पीड पे पलटने हैं भाई। व्हेन आई डिड माय वेल एग्जाम्स, तो हमारे एग्जाम में तो सिंगल ग्रुप भी देते थे ना, तो छुट्टी नहीं मिलती थी। वेल 4 पेपर 4 दिन खत्म। तो हम, मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया, लेकिन 4 दिन 4 पेपर। तो अपना तो ये होता था कि पेपर नंबर 1 देने के लिए जा रहे हैं, तो पेपर नंबर 2 का कुछ मटेरियल मैंने आपको जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह दिए हैं, अब 30 पेजेस के आसपास वो है, आपके पास प्रिंट आउट होगा। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो एग्जाम में पास्ट में आ चुके हैं, वो आपके हाथ में पकड़ा दिया अलग से बंच। उतना जो है एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलो, जेआईजीएल से बाहर निकले, जेआईजीएल डिस्कस करना ही नहीं है। आपको मालूम है 14 घंटे में हमें कंपनी लॉ रिवाइज करना है, सिर्फ 14 घंटे हैं। तो मतलब बाहर निकलते ही वो कंपनी लॉ के फ्लो चार्ट्स खोले आपने, जल मीटिंग, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल। उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस के फ्लो चार्ट भी दे दिए, जल मीटिंग के भी दे दिए, शेयर कैपिटल के भी दे दिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी दे दिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वो चार्ट्स फटाफट 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 घर आते आते खत्म हो जाए, घर आते आते वो फ्लो चार्ट्स खत्म हो जाए कि भाई इसमें से तो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो 14 घंटे के अंदर तो पलटने हैं पेजेस बस आपको। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। लास्ट अटेम्प्ट में कंपनी लॉ में भी 58 आए थे, एसयूबी में 58 आए थे, मॉडरेशन में एक एक नंबर। अच्छा, वेरी गुड यार, मार्क्स तो ऑलरेडी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन आप ये कह रहे हो कि अब दुख नहीं होता इस चीज का कि रह क्यों गया। रिवीजन सीरीज में बहुत कुछ सीख लिया। चलो, गॉड ब्लेस यू अंकित। यार जेआईजीएल के और जेआईजीएल के टिप्स आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, माधव सर को भेजो ना व्हाट्सएप, वो बताएंगे पहले कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। स्वरूप, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। मैंने अभी आपको जो दिखाया उसमें आपको समझ में आ ही गया कि फॉर्मेट क्या रखना है। दिस इज द फॉर्मेट यू आर सपोज टू फॉलो। फॉर्मेट तो पूरा मैंने आपको दिखा दिया, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। सर क्या हम अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं? कीवर्ड्स चेंज मत करना, कीवर्ड्स चेंज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही रहेगा। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो, ये पॉइंट आपने अच्छा उठाया है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सेक्शन 43 कहता है, एक बहुत बहुत टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कीवर्ड चेंज मत करना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये काइंड्स वर्ड जो है ना, लॉ मेकर बड़ा पर्टिकुलर है इसको लेकर। आप इसको अगर काइंड्स के बजाय देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आंसर गलत है, हो जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने एग्जाम में लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आंसर गलत हो गया। काइंड्स वर्ड पकड़ कर बैठा है लॉ मेकर, और फिर इसी काइंड्स वर्ड को वो सेक्शन 68 में यूज कर लेता है। When you are doing the buyback of one kind of shares, you can do the buyback of from the proceeds of the other kind of shares. तो वो काइंड वर्ड के बेस पे उसने सेक्शन 68 बना रखा है। तो आपको ये चीज तो पकड़नी पड़ेगी, आप कीवर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप सेंटेंस मेकिंग अपना करो, वो तो करना ही है। आपको रट्टा मार के बेरेक्ट की लैंग्वेज थोड़ा ना लिखनी है, आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज थोड़ा ना लिखनी है रट्टा मार के। आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखने हैं, लेकिन आप कीवर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज अ कीवर्ड। सर हमें तो पता ही नहीं है। अब ये मत बोलना एग्जाम से 4 दिन पहले कि सर हमें तो कीवर्ड्स नहीं पता है। भाई मेरे बैच में तो मैं मतलब बच्चों का खून पी जाता हूँ कि ये कीवर्ड्स जो हैं हिला मत देना इधर का उधर, जो मेरा फुल बैच होता है।
तो बस एक चीज यहाँ बोथ ग्रुप्स वालों फिर से बोल रहा हूँ, वेल एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, छोटे छोटे चैप्टर पहले उठा लो। जेआईजीएल का एग्जाम देकर निकले, कॉमन लॉ के पेपर में टाइम है नहीं, छोटे छोटे चैप्टर पहले उठा लो और फटाफट 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 छोटे छोटे चैप्टर खत्म, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। पार्ट सी निपटा लो पहले, पार्ट सी खत्म कर लो, 10 नंबर हो गए जी। तो मतलब इस तरीके से वेल चलते चले जाओ आगे, और छोटे चैप्टर्स उठाकर निपटाते जाओ, और बड़े वाले चैप्टर्स लास्ट में कर लेना। और बड़े वाले चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स भी हैं ही आपके पास, अब वो पूरी फ्लो चार्ट बुक दे दिया आपको। सर ट्रैवलिंग में 2-2 घंटे निकल जाते हैं, 4 घंटे, ये तो बड़ा टॉर्चर है यार, मतलब 4 घंटे में तो बहुत पढ़ाई होती है। तो बस ये आप सोच लो कि ट्रैवलिंग में छोटे छोटे चैप्टर कौन से रखने हैं आपको, ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे को भी ट्रैवलिंग में 1 घंटा लगता था एग्जाम सेंटर जाने का और 1 घंटा वापस आने का, लेकिन उस टाइम का ना सेट होता था कि कौन सी पढ़ाई करनी है। और देखो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम सेंटर में जाने से आधा घंटा पहले पढ़ाई बंद कर दो, दिमाग को शांत होने दो। साइंटिफिकली ये सही भी है, आपका दिमाग शांत होगा ना तो जो उसकी रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ जाती है। अगर आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते ही जा रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रहे हो तो भी आपके सामने कुछ पेजेस हैं, आप पढ़ते जा रहे हो, और फिर पढ़ते पढ़ते एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रहे हो, आपके दिमाग को आपने शांत होने का मौका नहीं दिया। और ठंडा होना है ना, उस मशीन को ठंडा करना है जो मशीन अंदर गर्म हो गई है, ताकि वो सब सारी चीजें रिकॉल कर सके। आपने जो 6 महीने पढ़ाई की है, 8 महीने, उस पर भरोसा करो थोड़ा सा उस पढ़ाई के ऊपर। लास्ट ईयर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट्स, लेकिन मैं कहूंगा कुछ दिमाग को शांत करना ही चाहिए। बाकी उसके बावजूद भी देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया प्लीज गिव द एडवाइस टू द चेयरमैन, प्लीज गिव द एडवाइस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो नीचे लिखना फिर लास्ट में सिंसियर रिगार्ड्स कंपनी सेक्रेटरी, और एसडी लिख देना, एसडी का मतलब साइंड, सिंसियर रिगार्ड्स एसडी, और ऊपर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, बीच में तो पूरा लीगल प्रोविजन ही है, जिस लीगल प्रोविजन पे एडवाइस मांगी है। टू द मैनेजिंग डायरेक्टर डियर सर टाइटल, और टाइटल के बाद पूरा वेल लीगल प्रोविजन नीचे, सिंसियर रिगार्ड्स एसडी कंपनी सेक्रेटरी। अगर एडवाइस के तरीके से बोलते हैं तो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट बनाना, बिल्कुल फॉर्मेट हो जाएगा उस तरीके से। somebody saying कि सर मेरे को तो 10 नंबर फालतू मिले थे और नीट एंड क्लीन पेपर, यार ऐसा नहीं होता यार, वो मॉडरेशन में सबको मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। यार न्यू सिलेबस गाइडेंस की तो मैं ऑलरेडी अच्छे से जूम मीटिंग करवा चुका हूँ यार, ऐप लाइव पे किया था हमने पूरा, वी हैड द ऐप लाइव सेशन। यू कैन आस्क आवर टेक्निकल टीम, ये मुझे न्यू सिलेबस के लिए, अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए जो पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, व्हाट इज सीएस कोर्स एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो दे दिया जाए। सर माय सेंटर इज 80 किलोमीटर्स अवे। अरे भाई, आसपास कोई ठिकाना ढूंढ लो सेंटर के, नहीं कितना ट्रेवल करोगे। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स तो SS1 SS2, देखो मैं अपने बैच में फुल डिटेल में करवाता हूँ यार, मतलब SS1 के ऊपर तो 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, 3 घंटे पूरे लगाते हैं SS1 के ऊपर। और SS2 के ऊपर वेल मैं चैप्टर के अंदर जो जर्नल मीटिंग वाला SS2 है, मैं चैप्टर जब चल रहा होता है हर सेक्शन के साथ साथ ही करवा देता हूँ सारा, और लास्ट में 1-1.5 घंटा अलग से और लगाता हूँ। तो हम तो अपने फुल बैच में तो यार उसी तरीके से करते हैं। और वो फिर हम मानते हैं कि पार्ट सी के लिए भी हो गया, पार्ट सी के लिए वो सिर्फ एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड है, SSB सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, वो अलग से करते हैं, हम पार्ट सी में जाते हैं तो। बाकी तो उसमें CS एक्ट है, मेगा फर्म्स है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसका, फाइन पेनल्टी है, और जो भी है, डिग्री कैंसिल होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो सब है पार्ट सी में। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अच्छा 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 सर,
बोथ ग्रुप्स हैं सर, JIGL के बाद अगले दिन SL होता है, SL के बाद CL होता है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर तो ये है कि मतलब आप बाहर निकलोगे JIGL देकर, तो आपके पास सिक्योरिटी लॉ के छोटे छोटे चैप्टर साथ में होने चाहिए, फटाफट फटाफट करने हैं। बायबैक खत्म कर लो, SBEB खत्म कर लो, स्वेट इक्विटी शेयर्स खत्म कर लो, डी लिस्टिंग खत्म कर लो, इनसाइडर ट्रेडिंग कर लो फटाफट। ये छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग है, आसान है, फटाफट कर लो। बायबैक छोटा सा है, फटाफट कर लो। SBEB छोटा सा है, फटाफट कर लो। स्वेट इक्विटी छोटा सा है, फटाफट कर लो। तो डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स छोटा सा है, फटाफट कर लो। प्रोसीजर कर लो फटाफट, उसके 2-3 प्रोसीजर होते हैं। उसमें वैसे टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं कट ऑफ वगैरह के, तो वो कर लो। My blessings to everybody who is right now in the session. कोई कह रहा है मेरा सेंटर 100 किलोमीटर दूर है यार। आई एम रियली क्या बोलूं, मतलब मैं तो सिर्फ, मतलब मैं घबरा जाता हूँ जब ऐसी वाली लाइनें पढ़ता हूँ तो। 100 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाना है, और वो भी बोथ ग्रुप्स। आने जाने में ही टेंशन है यार। आप कहीं आसपास ठिकाना ले लेते, छोटा सा कमरा ले लेते, मम्मी पापा के साथ किसी के साथ जाकर रह जाओ 8 दिन। चलो ग्रुप 2 वालों को भी ऑल दी बेस्ट। स्लो हैंड राइटिंग पे तो यार आपको काम करना पड़ेगा। मैंने अभी पिछले दिनों में एक वीडियो शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा होगा ना, 10 मिनट्स में 10 टिप्स, 10 एग्जाम टिप्स इन द 10 मिनट्स। उसमें मैंने पूरा आपको दिखाया है ना कि आपको वो वॉच बाय द वॉच फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी लेकर बैठो, और स्पीड पे चलना है तो स्पीड पे चलना है। यू आर स्टेइंग इन बेंगलुरु, यप्स, इवन क्रॉसिंग 10 किलोमीटर टेक्स 2 आवर्स। बेंगलुरु तो बदनाम है सबसे ज्यादा ट्रैफिक के लिए। दिल्ली भी कम नहीं है यार, दिल्ली वाले मेट्रो पकड़कर भागते हैं इधर उधर, मेट्रो ट्रेन लेकर भागते हैं यहाँ पर भी सारे। BCom के एग्जाम साथ में क्लैश हो गए हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखो उसमें से कौन से एक दो, आप BCom वाले छोड़ो, कोई एक दो, CS वाले सारे दे दो, BCom वाले कोई एक दो छोड़ दो, जो आपकी बाद में बैक लग जाएगी और बाद में दे सकते हो, वो ऐसे मैनेज करो फिर। या नाउ यू पीपल कैन लीव द मीटिंग, लीव द मीटिंग, लीव द मीटिंग, जाओ अपनी पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। क्या ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी? आई टॉक टू माई टीम। सर जैसे क्वेश्चन में सब पार्ट्स होते हैं, A पॉइंट हाफ पेज में आया तो उसके बाद उसे पेज, उसी पेज पे पॉइंट B भी नीचे लिखना है। नहीं नहीं नहीं, नीचे मत लिखो। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पार्ट A, सेकंड पेज पे क्वेश्चन 1 पार्ट B, थर्ड पेज पे क्वेश्चन 1 पार्ट C, फोर्थ पेज पे क्वेश्चन 1 पार्ट D। एवरी टाइम चूज स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। नीचे नहीं लिखो, नीचे नहीं लिखो, बिल्कुल नहीं लिखो। जो मैं वो ABC की बात कर रहा था, एवरी पार्ट ऑन नेक्स्ट पेज। जितना पेज नीचे वेस्ट हो रहा है होने दो भाई, ICSI खुद ही कहता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ICSI को प्रॉब्लम नहीं है। आप क्यों पेज बचाने की सोच रहे हो? Jasmeet saying I want to watch it again. So well, I'll talk to the team. Can we provide that to you? Savishtan also saying the same कि एक बार पूरा दोबारा देखना है। SLM के टिप्स यार, सिर्फ यही बोलूंगा SLM SLCM के लिए कि पार्ट B जो है वो पहले कर लेना। वो उसमें आसान वाले क्वेश्चन आते हैं काफी,
इजी इजी आते हैं एकदम से, वो पहले कर लेना। पार्ट ए बाद में उठा लेना, जो बड़ा वाला है वो बाद में उठा लेना। अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखो तुम्हारा कहाँ पर ज्यादा है, उस कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से चलो। हाँ जी तानिया, प्लीज आस्क मोनिका मैम, प्लीज आस्क द टेक्निकल टीम एज वेल, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कि हाउ विल यू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। सो इफ दे हैव एनीथिंग फॉर यू दे विल डेफिनेटली डू दैट। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बाकी अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन चले आ रहे हैं यार, पढ़ाई कर लो, और बाकी सब ना अब आप पूछो, उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा आपके पास, उस पे पूछो। 8448084439। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो और उसके ऊपर पूछ लेना, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।